मेरे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं आईटीएस क्लासेस। मेरे बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर और ये जो हमारा है पार्ट नंबर 2 है। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आगे का पार्ट। जो पहले का पार्ट है हमने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स की वो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर दी थी। आज हम उसे आगे वाले पार्ट में आगे का सेक्शन करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो फिर बच्चों हमने कुछ ये थर्मोडायनेमिक्स टर्म के बारे में पढ़ा था पहले पार्ट में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का किस तरीके से कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको पॉइंटों की फॉर्म में लिखवाना प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, एडिया एडियाबैटिक एडियाबैटिक सिस्टम। अब ये एडियाबैटिक सिस्टम होता क्या है ये एक बार ध्यान से देखेंगे हम। इसकी डेफिनेशन एक बार कवर करेंगे, फिर इसके बारे में देखेंगे क्या चीज़ है। एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है, नो एक्सचेंज, क्या होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू बाउंड्री। देखो एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई सिस्टम है और यूनिवर्स का पार्ट जो अदर देन सिस्टम होता है वो क्या होता है, सराउंडिंग होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर ना हो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें एक पॉइंट नोट करेंगे हम, वो पॉइंट होगा क्या कि चेंज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। इसका मतलब क्या है कि ये कहता है कि हमने पिछली क्लास में इंटरनल एनर्जी के बारे में देखा था। इंटरनल एनर्जी में क्या कहता था कि भाई वो इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी, कब उसकी बढ़ेगी, कब उसकी कम होगी इंटरनल एनर्जी। वर्क फंक्शन की फॉर्म में क्या था कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की चेंज होगी बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। या तो क्या करे, वो कोई सिस्टम है अगर वो कोई काम करता है तब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, या अगर सिस्टम पे कोई काम होता है, ठीक है, अगर सिस्टम पे कोई काम होता है तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। तो इसके चेंज के बारे में था जो हमने कल इसका कॉन्सेप्ट देखा था कि इंटरनल एनर्जी जब वर्क डन होता है सिस्टम के द्वारा तब भी चेंज होती है इंटरनल एनर्जी, और जब सिस्टम पे काम होता है तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो इसमें हम एक क्या लिखेंगे, वन वन वे लिखेंगे, एक डू सम डू सम मैकेनिकल डू सम मैकेनिकल वर्क, यानी कि 1 किलो जूल मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। मतलब कि क्या करा, एक सिस्टम में एक काम किया, मैकेनिकल वर्क किया 1 किलो जूल, ठीक है। मान लेता हूँ वो मैकेनिकल वर्क ए को तो एक लेट कर लेते हैं, ए क्या हमारे पास इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेट है, और एक बी मान लेते हैं वो क्या हमारे पास फाइनल स्टेट है। मान के चलो कि भाई हमारे पास ये एक सिस्टम था, अब इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, ए है, और इस सिस्टम के ऊपर हमने काम किया। अब इस सिस्टम के ऊपर काम करके हमने बी पोजीशन पे पहुंचा दिया, क्या पहुंचा दिया, बी पोजीशन पे इस सिस्टम को पहुंचा दिया। अब इसका जो क्या होगा, निकालता हूं मैं डेल्टा टीबी। अच्छा पहले टीबी के बारे में देखेंगे, टीबी क्या है। जो टीबी होगा उसकी वैल्यू फालतू होगी, ज्यादा होगी किससे, टी ए से, क्योंकि फाइनल हमेशा यहाँ पर क्या ले रही है, ज्यादा ले रही है, और इनिशियल यहाँ पर कम ले रहे हैं। तो मैं लेट करके चल रहा हूँ, टीबी क्या है, ज्यादा है टी ए से। अगर मुझे इसकी डेल्टा टी निकालना पड़ जाए, इसका डिफरेंस निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालूंगा, टीबी माइनस टी ए। टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि भी टी जो बी पॉइंट है उसमें टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, ए पॉइंट से। मतलब कि मैंने क्या करा, सिस्टम पे कोई काम किया, अब काम होने के कारण क्या हुआ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। पहले यहाँ पर टी ए टेम्परेचर था, अब बी पोजीशन पे जाने के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो गया, टी बी हो गया, ठीक है। अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना पड़ जाए टेम्परेचर का, तो कैसे निकालूंगा,
कि भाई जो ज्यादा टेम्परेचर है यानी कि सेकंड फाइनल पोजीशन है, उसमें से अगर मैं इनिशियल को घटा देता हूँ तो वो क्या मिल जाता है मेरे पास, डेल्टा टी मिल जाता है। जैसे मान लो ये सिस्टम था ना, इसका जो टेम्परेचर है पहले मान लो 273 था, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, हीट किया या फिर मतलब कि सिस्टम पे कोई काम किया। अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, 373। तो इसमें से क्या करेंगे, 373 में से फाइनल में से 273 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 डिग्री 100 आ जाएगा ना। तो यही हमारे पास क्या है, डेल्टा टी वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हमें इंटरनल एनर्जी का पता करना हो, मान के चलो कि भी यहाँ पर जो इनिशियल स्टेज थी उसका टेम्परेचर 273 था। अब उसकी इंटरनल एनर्जी मान के चलो यू ए थी, क्योंकि हमने इंटरनल एनर्जी को डिनोट किससे किया था, यू से किया था। और जो फाइनल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी है मान के चलो वो क्या है, यू भी है, ठीक है। भाई पहले यू ए इंटरनल एनर्जी थी, कोई वैल्यू थी, ठीक है। अब वो चेंज होके किस में होगी, यू भी होगी, क्योंकि हमने क्या करा, सिस्टम पे कुछ काम किया। अब सिस्टम पे कुछ काम किया, इसकी यू भी वैल्यू बढ़ गई। अब अगर इसकी मैं क्या निकालता हूँ, डेल्टा यू निकालता हूँ, यानी कि मैं चेंज निकालता हूँ इंटरनल एनर्जी का, तो क्या निकलेगा भाई, फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी उसको मैं इनिशियल इंटरनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा किसका, इंटरनल एनर्जी का। इसी तरीके से हमारा जो टेम्परेचर का था ना वैसा ही ये था, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का और क्या था, टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया हमारे पास। उसके बाद सेकंड वे जो दूसरा तरीका है, ये तो पहला तरीका था। उसके बाद जो सेकंड वे है, सेकंड वे दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, सम इलेक्ट्रिकल, ये तो ऊपर वाला क्या था, हम क्या कर रहे थे, मैकेनिकल वर्क करवा रहे थे। जो दूसरा तरीका है मान के चलो वो हम क्या करवा रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, सिस्टम पे कोई काम कर रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही है, ठीक है। उसमें क्या होगा, अब भी वे क्या लेंगे, जो एनर्जी लेंगे वो 1 किलो जूल के लिए लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला भी 1 किलो जूल के लिए वर्क किया था। अब इसमें जो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा डेल्टा टी, वो सेम रहेगा, क्या होगा, डेल्टा टी बी माइनस टी ए ही रहेगा, ठीक है। अब ये कहता है जो इंटरनल एनर्जी होगी, किसने बताया, जेपी जूल ने, किसने बताया, जेपी जूल ने इंटरनल एनर्जी का जो चेंज बताया वो है तो एच टी जी, U2 माइनस U1 आ जाएगा। मतलब कि फाइनल को हमने U2 से डिनोट कर लिया और इनिशियल को मैंने किससे डिनोट किया, U1 से डिनोट किया। अब ये किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू एडियाबैटिक के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में, एडियाबैटिक के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना कि भाई इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमने एडियाबैटिक के थ्रू वर्क डन किया है उसके बराबर होगा। एडियाबैटिक क्या था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हमारे पास क्या नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस केस में मैं दो चीजें लिखवाता हूँ, इंपॉर्टेंट करके चलना, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आता है। अगर मैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम करता हूँ, ऑन द सिस्टम, अगर मैं काम कर रहा हूँ सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तब तो मैं वर्क डन की वैल्यू क्या लेता हूँ, पॉजिटिव। अगर मान के चलो मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, एरो सिस्टम के ऊपर लगा दिया, तो मान के चलो सिस्टम की कुछ ना कुछ एनर्जी बढ़ेगी, तो मतलब कि हम वर्क डन लेके चलेंगे पॉजिटिव। अगर सिस्टम के द्वारा काम होगा, सिस्टम करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ कम होगी, सिस्टम करेगा तो काम, तो वो मान के चलना क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें न्यूमेरिकल में यूज किए जाते हैं। अगर इज डन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, तो हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, मेरे पास कोई एक सिस्टम है, मेरे पास एक कोई, यहाँ पर बना देता हूँ मैं वही डायग्राम, कि मेरे पास कोई एक क्या है, सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम है। अगर ये क्या करता है, वर्क डन करता है, ठीक है। अगर ये बाय द सिस्टम, बल्कि ये क्या है, बाय वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर सिस्टम पे काम हो रहा है, अगर सिस्टम पे काम हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है, ऑन मतलब इसके सिस्टम के ऊपर हो रहा है काम, तो हम वैल्यू क्या लेंगे, वर्क डन की पॉजिटिव लेके चलेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। यही था हमारे पास वर्क डन का, जो वर्क डन का हमारे पास इतना ही है टॉपिक। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, हीट का। सेकंड पॉइंट किसका है, वर्क के बाद हीट का पॉइंट है। हीट में क्या चीज है, हीट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं वो क्या है। हीट की डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू
थ्रू एक बात हो रही है कि भी हीट क्या है, एक तरीके की एनर्जी होती है। हीट क्या होती है, एक तरीके की एनर्जी होती है। उसका एक पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू थर्मली थर्मली कंडक्टिंग कंडक्टिंग वॉल। कि हीट का जो ट्रांसफर होगा ना, हीट का यहाँ पर ट्रांसफर होगा, वो कैसा होगा, थर्मली कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए। अगर हमारे पास एडियाबेटिक वॉल है तो उसमें हम क्या करते हैं, हीट का एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए हमें हीट को ट्रांसफर करने के लिए, सिस्टम से सराउंडिंग पे पहुंचाने के लिए हमें कौन सी वाल लेनी पड़ेगी, सिस्टम के ऊपर थर्मल कंडक्टिंग वॉल लेनी पड़ेगी, तभी हमारा हीट का ट्रांसफर हो पाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्याऊ क्याऊ इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए। मान लो ये सिस्टम है, ये क्या है, इनिशियल स्टेज पे ए पे है। अब मैंने इस पे कोई काम किया, अब काम करने के बाद ये किस पोजीशन पे आ गया, सिस्टम बी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब होगा क्या, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी चेंज हुआ होगा। भाई पहले क्या था टी ए, अब क्या हो गया टी बी। अब टेम्परेचर का चेंज हुआ है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ हीट का भी डिफरेंस रहा होगा। भाई या तो एनर्जी दी होगी या निकाली होगी, तभी टेम्परेचर का चेंज हुआ होगा, है ना। तो हम क्यू जो है, हीट है, वो क्या होता है कि फाइनल जो टेम्परेचर है या इनिशियल जो टेम्परेचर या फिर हीट मान सकते हो, फाइनल की हीट क्या है, इनिशियल की हीट क्या है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा। क्यू क्या है, हमारे पास सिंबल है किसका, हीट का। ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय दी सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब्ड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय दी सिस्टम। अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो सीधी सी बात है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, टी बी माइनस टी ए करके क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, ये सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो हमारे पास एक रिलेशन याद रखना, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है डेल्टा यू, वो किसके इक्वल होता है, क्यू के इक्वल होता है। कब होता है ये चीज कब होती है, जब वर्क नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि हमारे पास कोई सिस्टम था, उसका जो वॉल्यूम है, मान लो V1 है इसका इनिशियल, और V2 क्या है फाइनल। जब V2 इक्वल टू V1 यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और कोई भी वर्क ना हुआ हो, भाई कोई भी वर्क उसमें नहीं हुआ हो और कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तब क्या होता है हमारे पास, डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू के इक्वल होता है डेल्टा यू। जो डेल्टा यू हमारे पास क्या था, यू बी माइनस यू ए। ठीक है, यानी कि इंटरनल चेंज होगा जो, वो क्यू के बराबर होगा बिल्कुल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आता है कि डेल्टा यू डेल क्यू के बराबर कब होता है, जब नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम क्यू के बारे में देख लेते हैं, क्यू की वैल्यू कब हम पे पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और हीट की वैल्यू कब हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, हीट की वैल्यू पॉजिटिव कब लेनी पड़ेगी, जब हीट एब्जॉर्ब्ड करे, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने अंदर समा रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्यू की वैल्यू हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। अगर क्यू की वैल्यू क्या है, अगर हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या है, सिस्टम सिस्टम है। अगर हीट की वैल्यू एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, तो क्यू की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर हीट सिस्टम से निकल रही है तो क्यू की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव लेंगे, यानी कि ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ लिखेंगे कि क्यू की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब हीट क्या होगी, हीट रिलीज बाय द सिस्टम। जब सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तब हम इसमें नेगेटिव वैल्यू लेंगे। उसके बाद कुछ जनरल केस भी आते हैं। क्या है अगला पॉइंट हमारे पास, थर्ड, जो कि हमारे पास जनरल केस के तौर पे दे रखा है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है, वो क्या कहता है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, क्या वो प्लस डब्ल्यू। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा
वो किसके बराबर होता है, अगर मैं क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि भाई सिस्टम ने कितनी क्यू की वैल्यू एब्जॉर्ब की है या फिर उसने क्या कही है रिलीज की है हीट, ठीक है, वो नोट कर लूँ। अब और मैं क्या कर लेता हूँ, डब्लू डब्लू क्या है हमारे पास, वर्क डन, या तो सिस्टम ने वर्क डन किया होगा या सिस्टम के पर वर्क डन हुआ होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, उन दोनों को सम कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, डेल्टा यू आ जाता है, यानी कि यू बी माइनस यू ए आ जाता है कि भी इंटरनल एनर्जी जो फाइनल में क्या थी और इनिशियल में क्या थी, फाइनल में क्या थी और इनिशियल में क्या थी, उसका जो डिफरेंस है, उसका जो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस है, वो हमारे पास क्या निकल जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से निकल जाता है। तो डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब जो मैंने ऊपर एक इक्वेशन लिखवाई थी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू होता है, कब होता है ये याद करो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू के बराबर होता है, देखो ये रहा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू के बराबर, यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर डब्ल्यू की वैल्यू जीरो होगी इसका मतलब यहाँ पर कोई काम भी नहीं हुआ, और काम नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ है ना। तो ये चीज है यहाँ पर, वो इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि एक क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम एक तरीके से एडियाबैटिक जैसा ही है, जहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, नो हीट, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर और नो एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं कौन सा सिस्टम बोलता हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम बोलता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में अगर जब हीट का ट्रांसफर ही नहीं हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो वर्क डन यहाँ पर जीरो माना जाएगा, और वर्क डन जीरो होगा और हीट का ट्रांसफर नहीं है, तो देखो दोनों चीजें, जो हीट है वो भी एनर्जी की फॉर्म होती है, और एनर्जी हमारे पास क्या होता है, एक तरीके से वर्क डन ही होता है। भाई जितना मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एक तरीके से एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट सही है, जितनी मेरे पास एनर्जी होगी उतना ही मैं काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास वर्क डन जीरो है और हीट भी जीरो है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर क्यू भी जीरो है, देखो ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, अगर मेरे पास क्यू भी जीरो है और डब्ल्यू भी जीरो है, तो दोनों जीरो होने के बाद क्या होगा, डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, जो कि जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो याद रखना आइसोलेटेड सिस्टम में डब्ल्यू जीरो, क्यू जीरो और डेल्टा यू भी क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट के तौर पे, मैं क्या कर देता हूँ, एक डेफिनेशन या स्टेटमेंट लिखा देते हैं। एक क्या कर देता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ एक बार, कैसे इसको मैं ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको कैसे लिखूंगा। भाई एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, की एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहता है कि एनर्जी होगी जो आइसोलेटेड सिस्टम की होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि उसमें एनर्जी का चेंज नहीं होगा। एक बात सोचो कि अगर वर्क डन यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम का जीरो होता है, तो वहां पर जो एनर्जी होगी वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर वर्क डन ही नहीं होगा तो एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और वो किस में पॉसिबल है, आइसोलेटेड सिस्टम में पॉसिबल है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं एक और बोलता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका अनोदर नेम है, ठीक है। और इसको मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, कैन नीदर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, नोर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता और न ही उसको खत्म किया जा सकता है। तभी तो ये कह रहा है भाई डब्ल्यू की वैल्यू अगर जीरो है आइसोलेटेड सिस्टम में, मान लो कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो वहां पर अपने आप देखो काम भी नहीं हो रहा, हीट भी नहीं हो रही। अगर हीट नहीं हो रही तो डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो है, ठीक है। तो ये कहता है अगर किसी कहीं पे एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता
और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। उसको बस एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इट कैन ओनली ट्रांसफर ट्रांसफर फ्रॉम वन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसको मैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ ओनली, परंतु इसको ना तो मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ना ही क्या कर सकता हूँ, इसको क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ कि भाई मान लो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे कोई पंखा है, पंखे को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो मोटर घूम रही है, और मोटर घूमने के बाद हमें क्या दे रही है, वो हवा दे रही है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और वो जो हवा दे रही है, वो किसकी वजह से दे रही है, मैकेनिकल वर्क की वजह से। क्योंकि पंखा घूमेगा तो क्या करेगा, वो हवा देगा। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। वो जिससे क्या हो रहा है, ये एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही क्रिएट होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इसलिए यहाँ पर क्या बताया, एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है हमेशा। एनर्जी इज ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या रहती है, कम या ज्यादा होती रहती है, परंतु ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, इसी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी उसी रेट से बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे मैकेनिकल एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी कि एक यहाँ से कम हो रहा है तो यहाँ से बढ़ रहा है, तो ये जो अमाउंट रहेगी ना, वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। उसके बाद एक प्रॉब्लम दी हुई है तुम्हें एनसीईआरटी में 6.1, वो एक बार आप अपनी एनसीईआरटी में से देख लेना। उसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेशन